नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। अभिनंदन है आप सभी का हिंदी व्याकरण की निःशुल्क क्लासेस में। तो क्लासेस की नियमितता में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, 35 प्लस थे लगभग सारे स्टूडेंट्स, और जैसा कि विज्ञप्ति नहीं होने से थोड़ी सी सुस्ती है अभ्यर्थियों में, लेकिन हमारी जो क्लासेस हैं वो सुस्ती भगाने का प्रयास भी कर रही है। आप कहोगे सर आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं है, तो शेड्यूल सेट कर रखा है कि वीक में 5 दिन क्लास आएगी, है ना। तो उसको लेकर हम वो मतलब रेगुलर इसलिए भी नहीं दे रहे हैं एक बार पूरे 7 के 7 दिन, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स थोड़े से कहीं ना कहीं है कि स्पीड से कोर्स करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप लोगों की नियमितता लगातार बनी रहे, है ना। आप नियमित पढ़ते रहो, इसी बहाने आपकी स्टडी जो है वो टूटे नहीं। बस इसका हमारा मतलब हमारा प्रयास है कि ये ऐसा होता रहे। और पीपीटी की बात है तो पीपीटी देखो थोड़ी लेट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कई बार सर व्यस्त होते हैं और कई बार मुझे आदत नहीं है तो मैं सेव भी नहीं करता, इसलिए फिर भी आपको मिलता रहेगा, आप टेंशन मत लो। कोशिश करें क्लास के साथ साथ में पहले समझें। व्याकरण लिखने का खेल नहीं है, माने मेरा कहना, न मानो तो वो बहुत अच्छी बात है, मगर कहना माने व्याकरण लिखने का खेल नहीं है, व्याकरण समझने का खेल है। आपको अगर क्रिया में अकर्मक सकर्मक पहचानना आ गया तो बेस्ट है। आप चाहे कितना ही लिख लो, तीसरी कक्षा से आप लिखते ही आ रहे हो, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला, है ना। क्लास को समझें। अब जैसे आज अविकारी शब्द है और अविकारी शब्द की पहली क्लास है, तो अब इस चीज को समझना है कि ये अव्यय जो हैं, अव्यय अर्थात अविकारी, एक ही बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो अब आप देखो, अब मैं चाहे इसको यूं लिखूं अधनव्यय और चाहे मैं इसको यूं लिखूं अविकारी, दोनों का अर्थ समझना। अव्यय यानी जो खर्च ना हो, किसी भी तरह से जो कभी खर्च ना हो, यानी जिसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आए। अविकारी यानी जिनमें किसी भी प्रकार से कोई विकार उत्पन्न न हो, वो कहलाते हैं अविकारी। जैसे मैंने लिखा सुरेश कल आएगा, तो अब आप यहां पर ये जो कल है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कैसे? अब आप चाहे यहां पे सीमा लिख दो तो सीमा लिखोगे तब भी यहां पे कल आएगा, यहां पे क्रिया चेंज हो जाएगी लेकिन यहां पे कल ही आएगा। और अगर हम लिख देंगे तब भी यहां पे कल आएगा। यानी चाहे आप क्रिया को बहुवचन में ले आओ, एक वचन में ले आओ, बहुवचन में ले आओ, चाहे लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए आप बात? हाँ एक सेकंड, थोड़ा फोन डिस्टर्ब, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस बात को समझें, ठीक है। अब जैसे मैं यहां एक वाक्य और लिखता हूं, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, और सीमा तेज दौड़ती है, सीमा तेज दौड़ती है, और कैलाश जो है तेज दौड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? अविकारी है। इसके अलावा जैसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, जब राम और श्याम बाजार गए, तो अब इस और में कोई परिवर्तन, अगर यहां पे सीता और सीमा हो तब भी जो है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही अविकारी होते हैं, है ना। अगर परिभाषा में जाएं तो आप यूं समझ सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, समझने लायक बात है। अव्यय को ही अविकारी भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, यानी जो कभी खर्च न हो। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा अपने मूल रूप में, उनका जो मूल रूप होता है उसी में सदा रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। परिभाषाएं हैं, पढ़ लेनी चाहिए, इस प्रकार की थोड़ी चीजें समझ आती है, लेकिन मेन चीज को समझना है तो जिंदगी भर आपको व्याकरण की कोई क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं आपको शेड्यूल भी बताऊंगा, जो टेस्ट सीरीज का अपना शेड्यूल है। आप में से बहुत से अभ्यर्थी जो है हिंदी पॉइंट पर लगातार जो है, जो टेस्ट सीरीज हैं व्याकरण की, वो परचेज कर चुके हैं और उनको नोट्स भी मिल चुके हैं, वो प्रिंट आउट भी निकलवा चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये सारे नोट्स एक साथ प्रिंट आउट निकलवा लो और क्लासेस में जो है ध्यान दो। जैसे अपनी हिंदी साहित्य की जो क्लासेस चलती है,
तो उसमें भी अभ्यर्थी क्या करते हैं कि नोट्स निकलवा लेते हैं, क्योंकि फिर क्या है बार बार क्लास देख देख के नोट्स लिखते हैं ना, तो उससे फिर जो है क्लास में तारतम्यता नहीं बनती, क्रमबद्धता नहीं बनती, थोड़ा सा मतलब आनंद नहीं आता। और एक पूरी क्लास को आनंद से सुनते हैं और नोट्स लिखे हुए होते हैं, अंडरलाइन करना है, कहाँ इंपॉर्टेंट करना है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो आज मैं शेड्यूल भी बता दूंगा टेस्ट का कि किस प्रकार से होगा, तो आप क्लास दें। जैसे ये भीतर शब्द है, अगर मैं कहूं सुरेश भीतर गया या फिर सीमा भीतर गई, तो दोनों ही कंडीशन पे ये भीतर में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। बाहर, वह बाहर गया और वह बाहर गई, बाहर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। और किंतु, अब, वाह आदि ये सब के सब क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इस चीज को समझना। अब आप देखेंगे अव्यय या अविकारी के जो हैं 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 5वां जो भेद है वो माना जाता है निपात। क्या माना जाता है? निपात। 5वां भेद माना जाता है निपात। लेकिन निपात को कुछ किताबें अलग रखती है, कुछ किताबें जो है अपने, तो याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना। एनसीईआरटी 4 ही बताती है, 5वें निपात को नहीं बताती है। तो अब आप देखो 4 क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्रिया विशेषण, सबसे पहला भेद जो आता है क्रिया विशेषण, इसका नाम ही क्या है? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा उसने बाहर देखा, तो सबसे पहले तो याद रखना क्रिया क्या है? देखा, और देखने की विशेषता क्या है? बाहर। तो ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। देखने की विशेषता क्या है? बाहर। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब एक चीज और बता दूं, उसने अच्छा गाया, उसने अच्छा गाया, ये क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या है? अच्छा। तो ये है क्रिया विशेषण। अब मैं फिर एक बात लिखता हूं, उसने बहुत मीठा गाया, उसने बहुत मीठा गाया। अब कईयों के दिमाग में आएगा ये तो क्रिया है ना, और क्रिया की विशेषता क्या है? ये मीठा। तो कईयों के दिमाग में आएगा सर मीठा में तो परिवर्तन हो सकता है, मीठा, मीठे, मीठी, है ना, तो इस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। फिर ये सर क्रिया विशेषण कैसे है? देखिए मीठा शब्द जो है यहां पर क्रिया विशेषण के रूप में, अब उसने की जगह आप चाहे लिख दो श्याम ने मीठा गाया, या फिर सीमा ने मीठा गाया, या फिर हमने मीठा गाया। आप देखेंगे चाहे हम पुरुष एक वचन बदल लें, बहुवचन बदल लें, लिंग बदल लें, मीठा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्रिया विशेषण है। लेकिन मैं आपको यहां कुछ और बताना चाहता हूं। देखिए अब एक बात है, ये जो है क्या, ये जो बहुत आपसे पूछा गया यहां रेखांकित करके पेपर में कि ये जो है व्याकरण की कौन सी कोटि है, यानी ये क्या है, तो ऑप्शन वहां पे इस प्रकार से ही मिलेंगे आपको। सबसे पहले ये मिलेगा क्रिया विशेषण। तो कुछ लोग तो क्रिया विशेषण की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो यही सोचेंगे मीठा तो विशेषण है, क्रिया विशेषण तो ये है। दूसरा बी ऑप्शन आपको मिलेगा प्रविशेषण। क्या मिलेगा? प्रविशेषण। ठीक है। तीसरा सी ऑप्शन जो मिलेगा आपको प्रक्रिया विशेषण मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रक्रिया विशेषण। और चौथा जो मिलेगा आपको वो मान लो मिल जाएगा केवल विशेषण या उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण, इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा, कुछ परसेंटेज तो जाएगा यहां पर, ठीक है, और कुछ परसेंटेज जाएगा यहां पर, 100% जाएगा। लेकिन असल में याद उत्तर इसका राइट क्या होगा? प्रविशेषण होगा। तो इस बात को कैसे समझाएं, आइए बात करते हैं। याद रखें जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी विशेषता बता रहा है तो ये प्रक्रिया विशेषण हो गया, नहीं। ये क्या है? मीठा क्या है? तो सर ये है तो विशेषण है, बिल्कुल ये है तो क्या? विशेषण है। लेकिन ये क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। तो ये जो बहुत क्या है, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है तो ये प्रविशेषण ही होगा, यानी प्रक्रिया विशेषण नाम का नहीं होता। कुछ बताते हैं, मैं ना तो मानता हूं ना मैंने कोई जो कामता प्रसाद गुरु किताब में ऐसा कोई उल्लेख शायद देखने को नहीं मिला, तो आप उसे प्रविशेषण समझें। और जहां तक मैंने आज तक पढ़ा है प्रविशेषण होता, प्रक्रिया विशेषण न पढ़ें, है ना। और आप ऑथेंटिक किताब चेक करें, अगर आपको मिलता है तो मुझे बताएं। अब मेरे यूं मान लीजिए कि 100% ज्ञानी कोई नहीं होता, लेकिन जो चीज बताई वो एग्जाम के अकॉर्डिंग है ना। फिर भी आपको लगता है तो आप मुझे भेजें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों ने मुझे भेजा है। कई बच्चों ने मुझे सर देखो ये यहाँ पर लिखाया हुआ है, हमें किताब की प्रिंट नहीं, ये हमें यहाँ पर लिखाया हुआ है, तो मैं उसे नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं और
प्रक्रिया विशेषण कुछ नहीं होते। क्लियर बात है? तो ये तो हो गए क्रिया विशेषणों की बात, लेकिन यही बात नहीं खत्म होती। क्रिया विशेषण के भी भेद होंगे जो हम अगले पेज पे बताएंगे। फिर आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो वाक्य में जो संज्ञा होती है, मतलब उसका संबंध वाक्य के अन्य जो शब्द होते हैं उनसे बताते हैं। जैसे मैं बताता हूं, राधा छत पर बैठी है। राधा छत पर बैठी है, नहीं ये उदाहरण से नहीं समझोगे आप। राधा कमरे के अंदर बैठी है, के अंदर बैठी है। अब ये जो कमरा है ना, ये कमरा शब्द, ये संज्ञा है। इस संज्ञा का संबंध जो है वो वाक्य के अन्य शब्दों से बताने के लिए हमें किसी न किसी संबंध, यानी इस कमरे का बैठने से संबंध बताने के लिए हमें किसी न किसी अव्यय की आवश्यकता पड़ी, और वो अव्यय क्या निकल के आया? के अंदर, है ना। जैसे वह मंदिर के बाहर बैठा है, तो मंदिर का संबंध हमने बैठने बताया कैसे? तो के बाहर। वह छत के ऊपर बैठी है, तो छत का संबंध हमें वाक्य के अन्य जो शब्द है उनसे बताने के लिए हमें किसी अव्यय की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अव्यय क्या कहलाता है? के ऊपर। ये एक बार बेसिक समझा रहा हूं, आप टेंशन मत ले, मैं आगे आपको विस्तृत समझाऊंगा। समुच्चय बोधक अव्यय बहुत ईजी होते हैं, जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, मानो, आता है, ताकि, फलता है, इसलिए, क्योंकि, चाहे, परंतु, है ना, और मानो, अर्थात, ये सारे शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक जहां पे हर्ष, जुगुप्सा, है ना, आश्चर्य, है ना, और मतलब अचंभित, इस प्रकार के भाव होते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, बहुत इजी होते हैं। निपात क्या होते हैं? निपात होता है किसी बात पर जोर देने के लिए निपात काम में आते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए निपात काम में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब तुम क्लास में ही रहोगे। एक तुम क्लास में रहना, ये तो था बहुत बेसिक तरीके से, बहुत इजी तरीके से कहना। और तुम क्लास में ही रहना, कहीं जाना मत, तुम भी मेरे साथ चलो। तो यहां पर जो ही, भी, तक, ये जो शब्द होते हैं, मत, ये शब्द लगाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? उस बात पर जोर देते हैं। तो निपात क्या करता है? किसी बात पर जोर देने के काम आता है, जिसकी व्याख्या भी हम आगे करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्रिया विशेषण। पहला भेद, क्रिया विशेषण जो होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के जो हैं वो 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के जो भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। इस बात को क्लियर ध्यान रखें। सबसे पहले अब एक बात और बता दूं, यहां से एक प्रश्न और निकलता है जो नोट्स में आपको, अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तब दिक्कत आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ ही नहीं रखा होता। हम लोगों ने, सर ने हमें बताया ही नहीं, सर ने तो हमें इतना ही बताया था क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हमें थोड़ी बताए थे रचना के आधार पे होते हैं या अर्थ के आधार पे। तो याद रखना, ये जो भेद किए गए हैं ये अर्थ के आधार पर हैं। क्या हैं? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है? हाँ ठीक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में भी क्या करते हैं कि हमें अर्थ के आधार पर ही पूछते हैं। क्योंकि क्रिया विशेषणों को जो डिवाइड किया गया है ना, वो 3-4 तरीकों से किया गया है। जो अपने जो इससे पहले की जो व्याकरण की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उनमें क्रिया विशेषणों को अलग अलग प्रकार से किया गया है। जैसे हमने वर्ण टॉपिक में पढ़ा था, हरदेव बारी जो है वो जाति के आधार पर वर्णों को इस प्रकार बांटते हैं, ध्वनि के आधार पर इस प्रकार बांटते हैं। तो बांटा हुआ है ना, वैसे इनको ही बांटा हुआ है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब ये बड़े इजी हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। काल, स्थान, परिमाण और रीति। ठीक है। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। अर्थात समय के आधार पर जो है काल, यानी इसमें हमें क्रिया के होने का समय पता चलता है। स्थानवाचक में क्रिया जो है वो कहां घटित हुई है ये पता चलता है। परिमाण में क्रिया जो है वो कितनी घटित हुई है ये पता चलता है। अर्थात मैं यूं कहूं कि क्रिया की मात्रा का पता चलता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई, और क्रिया जो है वो कैसे संपन्न हुई, कैसे, यानी उसका तरीका पता लगता है। ये चीजें पता लगती है। अब आपने ये भी सुना होगा कि अगर कालवाचक क्रिया विशेषण का पता करना है आपको,
कालवाचक का, तो आप कैसे करोगे, आप कब लगाकर प्रश्न पूछोगे उत्तर आ जाएगा। यहां आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कहां लगाकर पूछोगे उत्तर आ जाएगा। यहां आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कितना लगाकर प्रश्न करोगे तो उत्तर आ जाएगा। यहां आपने पढ़ रखा होगा कैसे लगाकर प्रश्न करोगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल काम आता है, इसमें नो डाउट ये काम आता ही है, किंतु इस तरीके को 100% अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले मैं भी बताता था ये तरीका, लेकिन बाद में मेरे सबसे अच्छे नोट्स में से अव्यय के नोट्स हैं, आप आगे देखोगे सबसे अच्छे नोट्स जो है ना तैयार किए हुए, सबसे अच्छे टॉपिक तो जैसे वर्ण और संज्ञा जो है वो मतलब उसमें कुछ बाहर नहीं जाता, लेकिन मतलब पढ़ाने का तरीका जो है मतलब उसको ट्रिक से पढ़ा देता हूं, लेकिन सबसे अच्छे नोट्स इसके तैयार किए हुए हैं। इससे अभी तक पिछले यूं मान लो 15, 20, 25, 30 जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके आप कोई क्वेश्चन देख लेना, अपने नोट्स में से मिल जाएगा। इतना दावे देखो, मेरे नोट्स जो है वो बहुत इजी तरीके से हैं, बहुत सरल तरीके से हैं, बहुत सरलीकरण किया हुआ है, इसलिए लगता है कि अरे ऐसे तो आता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे बाहर भी नहीं जाता है, इससे बाहर नहीं जाता है। मैं छोटे सी एग्जांपल बताऊं, 2018 सेकंड ग्रेड भर्ती के दौरान जो है स्टूडेंट थी एक, तो उसने कहा सर ना फ्रेशर, और बोला सर इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं क्या, साहित्य और व्याकरण दोनों से शिक्षण विधियां वगैरह, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा इसको रट ले, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और यही हुआ कि 2018 में बोला सर इससे पक्का बाहर नहीं जाए। मैंने कहा ये नोट्स बनाए हुए इसी तरीके से हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन समझ हर चीज आई भी होनी चाहिए। बोला समझ तो मैंने आपकी क्लासेस ले ली है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल राजस्थान 6th रैंक हासिल की, मायने रखता है। एक फ्रेशर स्टूडेंट ऑल राजस्थान सेकंड ग्रेड में 6th रैंक हासिल करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ किस लिए, क्योंकि स्वामी मतलब एक जो गुरु ने कह दिया, जो मान लिया, सर ने कह दिया, वहां क्वेश्चन नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं सर नहीं आया तो फिर क्या कर लेंगे, ना हम तो किताबें पढ़ेंगे, ये करेंगे, फालतू खराब हो गए और कुछ नहीं है। मैं कहता हूं समझो जरूर, ऐसा नहीं कि नोट से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। आप मेरे नोट्स की प्रिंट आउट है ना जितनी चाहे बांट दो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वही मैटर है जो किताबों में है, लेकिन जो समझा रखा है ना वो बेस्ट तरीका है, वो सरल तरीके से। तो अब जब बात आई कि कब, कहां, कितना, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। पहला उदाहरण लिखा कि सुरेश हमेशा पढ़ता है, तो यहां पे क्रिया क्या है, पढ़ता है, और पढ़ता के आगे हम कब लगाएंगे, कब पढ़ता है, तो उत्तर आएगा हमेशा। तो हमने देख लिया ये कालवाचक है। कौन सा है, कालवाचक। सुमन बाहर खड़ी है, सुमन बाहर खड़ी है, तो हमने इस प्रश्न पूछा कि कहां खड़ी है, उत्तर आ गया बाहर, यानी ये क्या है, स्थान का पता लग गया। ठीक है। परिमाण, वह बहुत खाता है, तो अब यहां पे पूछा कि कब खाता है नहीं पता, कहां खाता है नहीं पता, कितना खाता है, बहुत खाता है, तो यहां पे आपको मात्रा मिल गई कि भाई इस चीज की मात्रा कितनी है। और सारा दूध गटागट पी गया, ये आ गया। तो अब कब पी गया नहीं पता, कहां पी गया नहीं पता, कितना पी गया नहीं पता, कैसे पी गया, गटागट। तो यहां पे आपको पता चल गया कि क्रिया जो है वो कैसे घटित हुई है। लेकिन इतने से पार नहीं पड़ती। अगर मैंने आपसे ये पूछा तिल तिल, जैसे वह तिल तिल करते मरा, है ना, तो अब वह तिल तिल करते हुए मरा। अब यहां पे अंडरलाइन करके पूछ लिया इसमें कौन सा अव्यय है, उस वक्त आप गड़बड़ कर दोगे। मैं वाक्य सही नहीं बनाया हुआ है, लेकिन आप इस शब्द को समझना। अब आप क्या करोगे, वह कब मरा नहीं पता चलेगा, तिल तिल। वह कहां मरा नहीं पता चलेगा, तिल तिल। वह क्या कितना मरा, आप सोचोगे वह कितना मरा, तिल तिल जितना मरा, नहीं पता नहीं चल रहा। वह कैसे मरा, तिल तिल करके मरा। आप इसमें रीतिवाचक कर दोगे, और मुझे पता है कमेंट भी कर दिया होगा, लेकिन यहां रीतिवाचक नहीं है, यहां रीतिवाचक नहीं है। क्लियर है, यहां रीतिवाचक नहीं है। हो गया। अब समझे, सबसे पहले अब मैंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला इस चीज का, आप देखें। कालवाचक क्रिया विशेषण सॉल्यूशन मैंने ये निकाला, मैंने जितनी भी किताबें अपने आसपास होती है, जैसे आपके पास भी किताबें खूब सारी होती हैं, जितनी भी, चाहे मैंने गाइड हो, चाहे कोई अच्छी किताबें हो, चाहे हरदेव बाहरी की किताब हो, चाहे नवीन हिंदी व्याकरण हो, रचना प्रबोध हो, ठीक है, XYZ जो भी किताबें मार्केट में उपलब्ध थी, सब किताबें व्याकरण की पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली होती है हमारे पास।
तो उन सब किताबों को देखा और बैठे। कालवाचक क्रिया विशेषण में जितने भी कालवाचक अव्यय होते हैं उन सबको एक जगह एग्जाई कर लिया, मतलब एक जगह एकत्रित कर लिया। यानी कालवाचक में अगर क्रिया विशेषण पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब आपको सिर्फ पढ़ना होता है वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का या करने का, या तो क्रिया हो रही है कब और या क्रिया कब संपन्न हो रही है, इसका पता लगाते हैं या बोध कराते हैं, वो कालवाचक कहलाते हैं। तो जैसे अब इसको इतने वाक्य तो अपन लिखने से रहे, समझ रहे हो बात, तो आप इसको समझें। वह फिर आ गया, तो वह फिर आ गया मतलब एक बार फिर आ गया। वह कब आया? फिर आया। अब वह कहां आया? नहीं पता चलेगा। वह कैसे आया? नहीं पता चला। वह कितना आया? नहीं। वह कब आया? फिर आ गया। तो अब आपके दिमाग में ये सेट हो गया। अब ये जैसे आप नोट्स आपने प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं, तो अब होगा क्या कि आप इसको खुद ही वाक्य बनाओगे, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कितना लिखोगे? इतने वाक्य, ये 50 शब्द है तो 50 लिखोगे। नोट्स बना रहे हो, किताब लिख रहे हो, तो आपको समझना ज्यादा है। और एक जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक सर हैं, बहुत आदरणीय हैं, और यूं समझ लीजिए नोट्स पैटर्न उन्हीं से सीखा हमने। उनका यह कहना था कि आपको जीवन में नोट्स बनाने कभी नहीं छोड़ने चाहिए, आपको जीवन में नोट्स बनाने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। और जब आप नोट्स बनाते हो पहली बार तो 100 पेज में बने, दूसरी बार आप बनाते रहोगे तो 70 आएंगे, 50 आएंगे, 40। और अगर आप लगातार नोट्स बनाते समय संक्षिप्तता की ओर जा रहे हो और आपके नोट्स दिनों दिन छोटे होते जा रहे हैं, यकीनन आप नोट्स सही तरीके से बना रहे हो, आप नोट्स सही तरीके से बनाना सीख रहे हो। तो यही होता है, एग्जाम तक आते आते हमारे नोट्स एकदम संक्षिप्त हो जाना चाहिए ताकि हम एक दिन में रिवीजन कर सकें। अब एग्जाम कल है और इतना सारा अड़ंगा लेकर बैठ गए और फिर सांसें फूल जाती, हाथ पैर फूलने लगते हैं। अब कौन सा पढ़ू गोरी मुर्द को कुछ याद ही नहीं हो रहा। अरे तो याद भाई होगा कैसे? कैसे याद होगा? तूने रायता फैला लिया इतना, कैसे वो याद होगा? बजाय तेरे को समेटना चाहिए था, समेटते हैं नहीं, फैला लेते हैं, यही तरीका। तो अब आप इसको इसी तरह से लिखा, फिर आप खुद ही वाक्य ना, वह फिर आ गया, वह कल आएगा, वह अब आएगा, वह आज आएगा, प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रायः आता रहता है, वह साय मंदिर जाता है, वह अभी अभी आया है, कब आया? अभी अभी, है ना। वह लगातार पढ़ रहा है। अब आपको लगा ये शब्द इंपॉर्टेंट है, उसको गोला कर दो, अंडरलाइन कर लो, वह लगातार पढ़ रहा है। मतलब लगातार का मतलब क्या हुआ भाई? वो मॉर्निंग में सुबह पढ़ने बैठा और इवनिंग हो गई लेकिन वो अभी तक पढ़ रहा है, तो यानी एक समय से दूसरे समय तक वो लगातार पढ़ रहा है। इसका मतलब वो एक समय से दूसरे समय तक। वह अब आएगा, वह ये नहीं, ठीक है, ये गलत है, बीच में कोई, है ना। वह अब, जैसे अब, कब, जब, तब, ये सारी चीजें इसी में आती है। अब यहां इंपॉर्टेंट क्या होती है? आप लोगों ने प्रश्नवाचक जो पढ़ा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने कहा था ना हर टॉपिक कनेक्टेड है, बताता हूं, पढ़ा होगा। अब उसमें क्या होता है, एक प्रश्न आता है, वह कहां है, ठीक है, जस्ट सॉरी, कहां वाला क्या, वह कब आएगा, वह कब आएगा, इस प्रकार से। और वो आपसे पूछें, मान लो इस टाइप से वाक्य और भी हों, वह क्या कर रहा है, ये भी ठीक है। वह क्या कर रहा है, बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, ठीक है। और एक और लिख दिया, मान लो लिख दिया कि बाहर किसने देखा, इस प्रकार से, ठीक है। ये 4 वाक्य मैंने लिख दिए। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किसमें जो है सर्वनाम नहीं है। अब उस वक्त दिमाग में क्या आता है, हमें ऐसा लगता है, हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन मार्क देखते हैं, ये दिमाग में आएगा कि कब, क्या, कौन, ये तीनों ही सर्वनाम है, ये सर्वनाम नहीं है। जबकि यहां पे ये कब सर्वनाम है ही नहीं। पहली बात तो हमें पता है कि सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक में कब होता ही नहीं है। उस वक्त हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पे आएगा कि जो है वो समय का पता चल रहा है, समय के बारे में पूछ रहा है, यहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं है। उसका उत्तर ये राइट होगा। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें लगातार नोट्स को पढ़ने से होगी। आप क्या सोचते हो, एक बार आपने क्लासेस अच्छे से देख ली, उसके बाद व्याकरण के नोट्स रख दिए और अब बस हम तसल्ली हो गए, अब सर हम साहित्य तैयार कर रहे हैं, XYZ हम जीके तैयार कर रहे हैं, उससे ये व्याकरण क्लियर हो जाएगी? ये आपकी गलतफहमी है। आपको लगातार रिविजन करना पड़ेगा। घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहो चेला खिणवाए, है ना। तो वही बात है, इन चीजों को फेरना पड़ता है, इनको फेरना पड़ता है, वरना ये भूलने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे मैं हूं चाहे और कोई विद्वान आदमी कितना भी क्यों ना हो।
आपको लगातार टच में रहना ही पड़ता है, बस क्लियर यही बात है। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन बराबर करते रहें। जैसे वह, ये साथ में, ठीक है ना, ये साथ में, ये कोमा नहीं है यहाँ पर। वह कई बार आया है, मैंने उसको बहुत बार देखा, बहुधा, वह बहुधा आता ही रहता है, बहुत बार, रोज, आजकल, आखिर तुम आई गए, नित्य मतलब हमेशा, तत्काल हमेशा, निरंतर, सतत का मतलब लगातार होता है, बार बार, है ना। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, हर दफा यानी हर बार, कितनी बार, दफा यानी बार, कितनी बार, हर, जल्दी, पहले, बारंबार यानी बार बार। अब इन शब्दों को बार बार रिवीजन करना है। नंबर एक, आपको लगता है कि जैसे मान लो एक्सजेड कोई भी शब्द उठा लेते हैं, आपको लगता है कि कई बार में सर मुझे डाउट है कि ये आपने गलत लिखा रहेगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास किताबें हैं, आप उनको उठाओ, चेक करो, उससे एक अच्छी चीज ये निकलेगी कि चलो आपने चेक किया, आपको तसल्ली होगी कि एकदम सही है ना। चेक करो, मेहनत करो, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती तब तक मेहनत करो, विज्ञप्ति आने के बाद तो एक स्पीड में मतलब दौड़ शुरू हो जाती है, और उसके बाद में तो मतलब आपको जो भी वार्म अप करना है, तो अपने आप को प्रैक्टिस करनी है, वो अभी समय है। जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन तो वो कहता है ना कि बिसिल बज जाएगी और दौड़ शुरू हो जाएगी, उस वक्त आप तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो यही सही समय है, आप इनकी प्रैक्टिस करो। फिर, कल, अब, आज, प्रतिदिन, प्रायः, सायं, अभी अभी, लगातार, अब, जब, कई बार, बहुधा, रोज, आजकल, आखिर, नित्य, तत्काल, हमेशा, निरंतर, सतत, बार बार, कितनी दफा, हर दफा, जल्दी, पहले, बारंबार आदि। ये शब्दों को 2-3 बार रिवीजन करो, दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ ये शब्द तो कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। अब इनको मैं वाक्य लिख लिख के, वो तो लिखवाएंगे, आगे मेरे खूब वाक्य लिखे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। यहां लिखे फिर वहां लिखें, समय क्यों गंवाएं फालतू। आइए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। कई बार हम, एक और चीज बताता हूँ, कई बार हम जो उदाहरण देते हैं ना, मैं तो देता हूँ, मेरे भी बताता हूँ, मैं वो आसपास के उदाहरण देता हूँ, उससे व्याकरण का कोई लेना देना नहीं होता, वो इसलिए देता हूं ताकि मुझे लगता है इस उदाहरण से आप व्याकरण समझ जाओगे। आप उसे व्याकरण से जोड़ के देखते हो, ऐसा लगता है कि सर गलत, नहीं, अपने आसपास के उदाहरण काम में लो, हमेशा सफल होगे। अब देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, परे। अब सीधा इस शब्द को परे हट, हट मतलब हटना, परे मतलब दूर। भाई परे हट, इसका मतलब क्या होता है, दूर हटना, है ना। क्रिया क्या है, हटना, हटने का क्या मतलब हुआ, दूर। तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक। भाई मेरे से दूर हट मतलब इस स्थान से उस स्थान जा, तो यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आज लड़ाई आर या पार की होगी, आर या पार का मतलब या तो आज इस पार या फिर इस पार, तो आर या पार की लड़ाई होगी, है ना। वह मुझसे अलग हो गया, अलग मतलब लगना, लगना मतलब पास, अलग मतलब यहां से वहां चला गया। अब मेरे पास, अलग का मतलब मेरे पास नहीं रहता, वो मुझसे अलग रहता है। तो ये भी, अब इस शब्द कितना अच्छा शब्द है। अब आप सोच के देखो, वह, इसको क्या आप कालवाचक में डाल सकते हो कि वह कब हो गया, नहीं बैठेगा। कितना हो गया, नहीं बैठेगा। कैसे हो गया, नहीं बैठेगा। अब कहां हो गया, तब भी आपके नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि दिमाग में जहरीला ज्ञान है कि कब, कहां, कैसे, कितना लगाकर प्रश्न करना है, उत्तर आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, रट लीजिए। अलग जो है स्थानवाचक में आता है, पांव तले से जमीन खिसक जाती है ना। तले, तला शब्द मतलब स्थान है। इसमें से बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिनसे वाक्य कभी हमने सुना ही नहीं है, हमने कभी लिखा हुआ ही नहीं देखा है, लेकिन फिर भी यहां पे स्थानवाचक है। ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, इधर आ, उधर जा, ऊपर बैठ, नीचे बैठ, आगे खड़ा हो, दाएं बाएं, है ना। यहां, वहां, जहां, तहां, दाएं बाएं, निकट, अंदर, बाहर, इस और, अरे इस और आ, अरे उस और जा, ये क्या है, स्थान है। ठीक है, सर्वत्र शांति, शांति, सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह, बाहर, भीतर, चारों ओर, अन्यत्र, एक तरफ, दूसरी तरफ आदि। कौन कहता है याद नहीं होता, कौन कहता है व्याकरण को सरल तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों फालतू उनको कठिन वाक्य देकर उनको पहले कंफ्यूज किया जाए, घबराया जाए, ऐसा क्यों। जहां जरूरत पड़ी पहले, मेरा मानना है, व्यक्तिगत राय है मेरी, ठीक है, व्यक्तिगत राय का मतलब पहला स्टेप ये होता है जब आप लोगों को बेसिक तैयार हो जाए कि हाँ अब बेसिक में तो हम अड़ते ही नहीं है। दूसरा स्टेप ये होता है मूल्यांकन का, प्रैक्टिस का, बेस्ट प्रैक्टिस का, ठीक है। इस मूल्यांकन में आपको कुछ कठिन प्रश्न देकर तीसरा जो स्तर होता है वो होता है कठिन स्तर, जो होता है वस्तुनिष्ठ के माध्यम से। तो आपके बेसिक समझा हुआ होता है ना, तो 3 स्तर में आपकी क्लास जो है वो होती है। तो अभी क्या चल रहा है, बेसिक और मध्यम चल रहा है,
ये दोनों। तीसरा स्तर जब होगा जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और उस टेस्ट सीरीज को सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अब कुछ मैंने कमेंट एक और 2-4 कमेंट देखे, सर आप यहाँ पे है ना वस्तुनिष्ठ यहाँ पर नहीं करवाओगे क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो है वो अपने एनडीसी क्लासेस पर ही होगी, क्योंकि ये एक बार गौरव सर के कहने पूरा कोर्स अपने को करवाना है बढ़िया तरीके से, ये थोड़ा लंबा चलेगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी तो मुझे यूं मान लीजिए 16 मई के बाद मैं स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, एसआई के लिए विशेष रूप से, है ना। तो इधर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। और उसमें दिक्कत क्या है, दोनों चैनल एक ही हैं, कोई इनमें ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए, मैं बीकानेर से अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइव लो, अरे लाइव यहाँ से नहीं ले सकते, समझ रहे हो बात आप। तो बीकानेर से यहाँ वहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी चैनल अपना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एनडीसी चैनल है वो भी अपना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप क्लास वहाँ ले लो, आपको कौन सा जाना पड़ रहा है, उंगली से इधर करना है, बस इतना करना पड़ रहा है। मतलब उसमें भी तान आ रही है, क्या यहीं करवा दो हमें, तो अरे इतने आलसी मत बनो, ठीक है। तो वो एनडीसी क्लासेस पर होगी। अच्छा चलो, उसका बीच में स्थानवाचक देख लिया, परे, आर पार, अलग, तले, ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहां वहां, जहां तहां, दाएं बाएं, निकट, अंदर बाहर, इस और सर्वत्र, बाहर भीतर, चारों ओर, अन्यत्र, एक तरफ दूसरी तरफ आदि। अब मेहनत करना चाहते हो तो करो ना मेहनत, कौन मना कर रहा है? आपको हमने सारा मसाला दे दिया, खिचड़ी पकाकर दे दी, खा तो सकते हो उसे। बैठो, रफ कॉपी लो, बनाओ वाक्य, तुम जहां गए थे मैं वहां जा रहा हूं, तो तुम जहां गए थे, जाने का स्थान जहां, बस खुद बनाओ वाक्य, लिखो नोट्स बनाते समय। और नोट्स भी मैंने जो दिए हैं प्रिंटर, वो खुले दिए हैं, वहां उसके आसपास वाक्य लिखो। प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। चलिए, अब मैं बीच में आपको थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का जो है ना वो शेड्यूल बताता हूं कि किस तरह से मैंने तैयार किया है। और जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो टेस्ट होगा उसका शेड्यूल यही है। अभी डेट जो है नहीं डाली है, ठीक है ना, अभी डेट नहीं डाली है, ये जो डेट है ये गलत है, ये डेट नहीं है, ठीक है, डेट चेंज करेंगे अभी। तो ये जो होगा ये विशेष रूप से एसआई के लिए, काफी एसआई एलडीसी वगैरह जो भी भर्ती आएगी, सेकंड ग्रेड वगैरह, व्याकरण है। लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप ये व्याकरण वाली नहीं लें, आप तो साहित्य वाली लें, उसके साथ आपको व्याकरण वगैरह सारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू डबल पैसे नहीं लगाए, हमारा यही प्रयास रहता है। तो फिर भी जिनके स्पेशल व्याकरण है, एसआई है या फिर एलडीसी है, उनको व्याकरण की टेस्ट सीरीज जो है वो इस प्रकार से है। जैसे पहला टेस्ट है वो केवल वर्ण विचार का होगा, ताकि उसमें वर्ण विचार के ही क्वेश्चन होंगे। दूसरा टेस्ट केवल संज्ञा का होगा, तीसरा केवल सर्वनाम, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया। हो गया पांचवा। अब यहां पर 1 से लेकर 6 तक जो टॉपिक हुए उनका एक मेजर टेस्ट होगा। उनका क्या होगा? एक मेजर टेस्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन फाइनल होंगे। इनमें क्वेश्चन में ऊपर नीचे होंगे, कम होंगे, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन का एक मेजर टेस्ट होगा। इसका स्तर भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि कठिन रहे। चलिए, फिर हमने जैसे 7वां टेस्ट अव्यय का, फिर वाक्य रचना, फिर लिंग वचन, फिर विराम चिन्ह, फिर होगा 7 से लेकर 11 नहीं 11 के में 1 से लेकर 6 तक के जो टॉपिक हैं उनके भी 2-2, 3-3 प्रश्न आएंगे। यानी जो पीछे होता जाएगा उसके क्वेश्चन उसमें 2-2, 3-3 आपको मिलते जाएंगे। फिर जैसे कारक हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गया, तत्सम तद्भव हो गए। फिर 12 से लेकर 16, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर 1 से लेकर जो 11 हैं उनमें उनके भी 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, ताकि पिछले टॉपिक के भी आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलें। और हमें सुविधा ये रहे कि इन प्रश्नों के फिर कठिन प्रश्न डालने स्टार्ट कर दें हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखो, समास का अलग टेस्ट है, संधि का अलग है, उपसर्ग का अलग है, प्रत्यय। इन चार, ये चार एक तरह के हैं, सेम है, क्योंकि शब्दों को तोड़ना जोड़ना इनमें। इन चारों को अलग रख दिया। इन चारों का जो टेस्ट होगा यानी 17 से 20, ये पूरा एक मेजर टेस्ट होगा। इसमें पीछे वाला कोई टॉपिक नहीं होगा। फिर ये विलोम, पर्याय, एकार्थी, वाक्यांश, शब्दयुग, इनके अलग अलग, जैसे मान लो सबके 40 या 30 जो भी क्वेश्चन होंगे, किसी के 40, किसी के 50 भी हो गए, इस तरह टेस्ट होगा। फिर आपका यहाँ एक 27 नंबर मेजर टेस्ट होगा, जिसमें ये जो शब्द भंडार है उसके बढ़िया बढ़िया एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन, सेलेक्टेड पेपर बनाया जाए। फिर आपके 28 नंबर शब्द शक्ति और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, 29वां मुहावरा, लोकोक्तियां, 30वां पद परिचय, पदबंध, यूं करके 30 टेस्ट का शेड्यूल तो ये हो जाता है। मैंने कहा ना, जितना मैंने बोला है ना उस टेस्ट सीरीज में, उससे ज्यादा मैटर दूंगा मैं। 30 टेस्ट। इसके बाद में 31 से 35 तक 100 क्वेश्चन के 5 टेस्ट और होंगे, यानी कुल 35 टेस्ट होंगे। और 35 में लगभग आपको 3000 क्वेश्चन का जो व्याकरण का एक खजाना मिलेगा। और उस खजाने में आपको ये हो जाएगा कि अब हमारी व्याकरण जो है वो 80 से 90% प्लस पहुंच चुकी है, और यही बहुत बड़ी चीज होगी। तो आप ये जो टेस्ट सीरीज है
ये ऑनलाइन टेस्टेज होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ऑनलाइन टेस्टेज ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अधिक जानकारी के लिए नंबर नीचे दे रखे हैं। तो हम प्रयास यही है। अब सर ये कब से स्टार्ट कर रहे हो आप? देखो अभी आपको पता है स्कूल्स की छुट्टियां होने वाली है और विद इन 2 और 3 डेज मैं इसकी डेट वगैरह सब ऐड करके और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर शेड्यूल डाल दूंगा और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। और सर ये यूट्यूब पे नहीं करवाओगे क्या? अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है। यूट्यूब पे भी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ये जो टेस्ट हैं वो नहीं है, बल्कि उनके लिए एक 50 पेपर का जो है अलग शेड्यूल है। क्वेश्चन इनमें से भी बहुत से होंगे, इनमें से भी कुछ मिलेंगे कि व्याकरण है, कितने क्वेश्चन बना लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन मिक्स होंगे, लेकिन उसके लिए भी अलग से पहले से तैयार है वो। तो यूं करके आपको 3000 यहाँ मिल जाएंगे, उधर यूट्यूब पे भी आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, वहां 2-1-2500 क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे। तो लगभग 5-5.5 की प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। और प्लस व्याख्या और करेंगे हम व्याख्या और करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, पूरा ध्यान है आप लोगों पर कि कहाँ आपको क्या क्या मैटर कंटेंट देना है। तो अब आप कमेंट वगैरह नहीं करें सर आप कहाँ करवाओगे, क्या करवाओगे, सब कुछ मैंने बता रखा है। और क्लासेज में सूचना देते हैं, थोड़ा स्पीड से कम देखा करो क्लासेज। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी क्रिया जो है वो कितनी संपन्न हो रही है इसके बारे में पता चलेगा। तो आप देखो जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिमाण का बोध होता है, किसका बोध होता है? उसके परिमाण का बोध होता है, वहां पर क्या होती है? वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। अब देखो ये है मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ऐसे शब्द हैं जो आपको रटने ही पड़ते हैं। कुछ तुम जो चाहे कर लो, चाहे जो चाहे न तो समय में आता है, न स्थान में आता है, न कैसे आता है। देखो ये भी उनसे भी मिलान करके देखना पड़ता है। वह निरा मूर्ख है। अब सोचोगे निरा तो मूर्ख है, तो ये तो वह मतलब ये सेट नहीं बैठ रहा, आपको लग रहा है ये तो केवल विशेषण में आएगा। बिल्कुल, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल विशेषण में आते हैं, लेकिन कुछ किताबों ने अनावश्यक जो है कहीं नहीं, यानी ऐसे वाक्य बना रखे जो हमने कभी सुने नहीं हो, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये तो नहीं आएगा। लेकिन इन शब्दों को आपको जहन में रखना होगा कि ये आएंगे तो परिमाण में आएंगे। वह अत्यंत, अत्यंत शब्द जो है ये भी परिमाणवाचक, वह अत्यंत जो है दुखी है। अब इसमें भी आपको लगता है कि ये तो अत्यंत दुखी है, तो दुखी की परिभाषा, दुखी का प्रविशेषण बन रहा है अत्यंत, लेकिन ऐसा नहीं है। इनसे वाक्य बनते हैं और इनसे वाक्य जो हैं आपको जब टेस्ट होंगे तब इनसे बने हुए वाक्य मिलेंगे, तब आपको ये शब्द अगर याद आ जाते हैं तो आप सही कर दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। जैसे वह निपट अज्ञानी है ना, क्या है? निपट अज्ञानी है। इसके अलावा अतिशय मतलब अत्यधिक, खूब, इति जितना, है ना, उतना, कम, ज्यादा, अत्यंत, बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक सेकंड, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ ठीक। तो इसमें अत्यंत, बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, जैसे उसने आज बहुत खाया, उसने थोड़ा खाया, उसने कुछ खाया, यहाँ तक तो चल जाता है काम, है ना। वह कम बोलता है, वह ज़्यादा बोलता है, तुम उतना ही खाना जितना पचा सको, है ना, तो उतना जितना, है ना। वह जैसे 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 वह हर चीज़ की अति करता है ना, ठीक है। ये यहाँ सर्वथा, ये नहीं, ठीक है। उसने ठीक बोला, जैसे ये वाक्य कैसे बनेगा? उसने ठीक बोला। ठीक का मतलब क्या होता है? जितना बोलना चाहिए था उतना बोला। ठीक, ये बोलते हैं ना कि तुमने एकदम बिल्कुल ठीक कहा, तो ठीक कहा मतलब जितना बोलना चाहिए था। अरे क्या तुमने आज क्या खूब कहा है, तुमने क्या खूब कहा, मतलब जो कहना चाहिए था तुमने वही कहा है जितना, है ना। वह मतलब जो क्या नाम है, वह सबसे बढ़कर दौड़ा, मतलब जितना दौड़ना चाहिए था आज तो वो मतलब हर चीज से बढ़कर खेला, बहुत जितना खेल सकता है उससे भी बढ़कर खेला। बढ़कर खेलने का मतलब क्या होता है कि जितना खेल सकता था उससे अच्छा प्रदर्शन किया, है ना। वह केवल गाता है, नाचता नहीं है। तो ये लीजिए, ठीक है। अब बस करो, तो कितना, बस मतलब जितना चाहिए था उतना ही कर लिया तुमने, अब बस करो, है ना। बारी बारी, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। जैसे सब बच्चे बारी बारी से आएंगे, तो बारी बारी से आएंगे तो अब आपके दिमाग में आएगा वह कैसे आएंगे, बारी बारी से नहीं। बारी बारी का मतलब होता है एक एक करके आएंगे, पहले जिसकी बारी है वो आएगा, यानी एक साथ सारे नहीं आओगे,
एक साथ जितने आ सकते हैं उतने आओगे। तो बोला कितने, बोला एक एक करके आना है। तो ये इस चीज को समझना, ये बारी बारी जो शब्द है ये परिमाणवाचक में आता है। वह तिल तिल करके मरा। अब ये जो शब्द है तिल तिल करके मरा, तो लोगों के दिमाग में आता है कैसे मरा तिल तिल, नहीं। तिल तिल का मतलब होता है, दुनिया हम सबसे कहते हैं कि तुम्हें तिल बराबर नहीं दूंगा, तिल को छोटा मानता है। तो सबसे जैसे वह तिल तिल करके मरा, तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वह थोड़ा थोड़ा करके मरा। कितना, जितना मरना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके मरा, एक साथ नहीं मरा। तिल तिल करके मरा, थोड़ा थोड़ा करके मरा। तो इन चीजों के पीछे छुपा होता है, एक एक करके कमरे में आओ। जैसे कक्षा में टीचर हैं, वो मौखिक टेस्ट ले रहे हैं, हाँ सभी बच्चे एक एक करके क्लास में आएंगे। सर हम कितने जने आए, एक एक करके आना है। सर हम कितने जने आए, ऐसा नहीं, सर हम कैसे आए, भाई चल के आओगे। बच्चे क्या बोलते, सर हम सारे आ जाएं क्या, नहीं सारे नहीं आओगे, एक एक करके आओगे। सर हम कितने आए, एक एक करके आओगे। तो एक एक करके, है ना। दीर्घ यानी कोई चीज बड़ी है, लंबी है। बहु यानी बहुतायत से, गुरु यानी बड़ा, बहुतायत आदि। ये सारे के सारे जो हैं परिमाण, मात्रा दर्शाने वाले शब्द होते हैं। और इनमें से बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे ये आपको निरा, अत्यंत, निपट, अतिशय, ये आपको ऐसा लगता है सर इनसे कोई वाक्य, इनसे भी वाक्य बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, अनावश्यक रूप से यहाँ नहीं लिखे हैं। और इनसे वाक्य कम बनते हैं। क्या बनते हैं, इनसे वाक्य कम बनते हैं। बहुत रेयर केसेस मैंने 2-4 वाक्य देखे हैं, तो इस कारण से वो वाक्य मैंने टेस्ट में ऐड कर रखे हैं। फिर वो अभी अगर यहाँ उदाहरण समझाऊंगा तो फिर वो टेस्ट में देने लायक नहीं होगा। इसलिए आप इन शब्दों को, मैं चाहता हूं आप याद करो कि हाँ ये शब्द याद क्या करना, 2-3 बार रिवीजन करना है। 2-3 बार रिवीजन कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको ये शब्द दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आप पेपर देखते ही अच्छा ये क्रिया से ठीक पहले ये निपट आया है, या अत्यंत आया, या निरा आया है, या चाहे आया है, तो अच्छा है ये इसमें आएगा। फिर देखेंगे, फिर गलत होता है तो हम उस पर और प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए बात आप। आइए, रीतिवाचक, रीति का मतलब ही होता है परंपरा। रीति का मतलब क्या होता है, परंपरा। क्रिया के होने का तरीका पता चलता है कि क्रिया कैसे जो है संपन्न हो रही है। जैसे पिताजी ने पूछा तेरा रिजल्ट क्या रहा, तो उसने कहा पिताजी एक बार मैं फिर से जो है वो फेल हो गया हूं और मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। तो पिताजी ने क्या किया, घमाघम मारना शुरू कर दिया। कैसे मारा, घमाघम मारा। सारा दूध गटागट पी गया। कैसे पी गया, गटागट पी गया, है ना। और जैसे किताबें धड़ाधड़ गिर गई। कैसे गिर गई, धड़ाधड़ गिर गई, है ना। वह अचानक से आ गया। कैसे आ गया, अचानक से आ गया, एकदम से, अचानक से, एकदम से, इस प्रकार से आ गया। तो रीति जो है वो तरीका पता चलता है। जैसे वृथा, तुम वृथा ही चिंतन कर रहे हो, तुम वृथा ही सोच रहे हो, मतलब बिना कारण तुम टेंशन ले रहे हो, वृथा, है ना। सहज, तुम थोड़ा सहज बोलो। सहज मतलब कैसे बोलो, सहज मतलब आराम से, रिलैक्स होकर। पैदल, वह कैसे आया, पैदल चलकर आया, पैदल आया। वह कैसे, एक को एक आ गया। वह हंसकर बोला। अब देखो यहां पर हंसकर पूर्वकालिक क्रिया लगती है कि नहीं। अब को जैसे वह हंसकर बोला, ठीक है, हंसकर बोला, हंसकर नहीं है, हंसकर बोला। अब कुछ लोग क्या कह देंगे, अरे सर ये पूर्वकालिक क्रिया, बिल्कुल है पूर्वकालिक, लेकिन यहां ये पूर्वकालिक क्रिया का प्रश्न नहीं है। यहां पर ये क्या है, ये अव्यय टॉपिक पढ़ रहे हो। जब क्रिया पूछी जाएगी तो इसमें पूर्वकालिक ही करेंगे, लेकिन जब यहां पर पूछी जाए, अव्यय टॉपिक पूछा जाए, तो यहां पर हम कौन सा करेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे करेंगे, चलिए। वह हंसकर बोला, और सीमा होती यहां पर तो सीमा हंसकर बोली, और हम होते तो भी हंसकर बोलते, यानी इस हंसकर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये यहां पर क्या है, पूर्वकालिक भले ही है, लेकिन ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे आया। कैसे आया, धीरे धीरे आया। सहसा, शीघ्र। अब ये जो शब्द है शीघ्र, मतलब तुम जल्दी से जल्दी आओ, जितनी जल्दी कर सकते हो। अब ये शब्द जो है ये शीघ्र शब्द थोड़ा देखना पड़ेगा। शीघ्र को छोड़ देना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी और चर्चा करेंगे, इसको छोड़ देना। तेज, वह तेज आया, उसने मीठा गया। अब कईयों को ये विशेषण लगता है, बिल्कुल ये विशेषण है। विशेषण कब है, जब ये यूं आ जाए कि मीठा आम, यानी आम मीठा है, तब तो ये विशेषण है। लेकिन मीठा गाया, तब ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक शब्द दोनों जगह प्रयुक्त हो सकता है, प्रयुक्त होने की स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। वह शायद ही आए, मानो, ऐसे, अचानक, है ना, अचानक, यथाशक्ति, यथाशक्ति प्रयास करो। अब ये भी शब्द जो है, सर यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति है, तो ये तो फिर सर नहीं, यथाशक्ति इसी में आएगा सर, इसको परिमाणवाचक में नहीं। यथाशक्ति, निसंदेह, यथाशीघ्र, इन शब्दों को देखना है थोड़ा सा मुझे। हालांकि ये गलत नहीं है, सही लिखे हुए होंगे, लेकिन एक बार मुझे चेक करना आवश्यक पड़े, क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया, है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ गलत बता दी जाए। इसलिए कल की क्लास में यह शीघ्र और यथाशीघ्र पर चर्चा करेंगे। गट गट, फटाफट, ऐसे, तुम कैसे आए, मैं तो ऐसे ही आ गया। कैसे आए, ऐसे ही आ गया। मैं तो यूं ही आ गया, मैं तो यूं ही आ गया, है ना।
तो इस प्रकार से कैसे, यूं ही होले, तुम होले से रख दो, कैसे रख दो, होले से। तुम स्वयं आना, अब देखो कोई बोलेगा सर स्वयं में तो जो है वो निजवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, आप सर्वनाम टॉपिक पढ़ते हो तो यहां पे निजवाचक सर्वनाम पढ़ते हो, लेकिन मैं स्वयं आऊंगा, अब यहां पर ये क्या हो गया, आने की विशेषता स्वयं, तो ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, यही तो तरीका है, स्वतः। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि व्याकरण जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे टॉपिक से। एक चीज एक टॉपिक में किसी और नाम से जानी जाती है, वही चीज दूसरे टॉपिक में दूसरे नाम से जानी जाती है। यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी कि हमने तो रट रखा है, हंसकर पूर्वकालिक होती है, आप ये कैसे बता रहे हो रीतिवाचक, ये चीज नहीं चलेगी, हमने तो ये रट रखा है, स्वयं जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है, आप ये बता रहे हो कैसे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, आप देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है ना, रीतिवाचक, देखो हमने कालवाचक के कुछ शब्द नोटिस कर लिए, हमने स्थानवाचक के कुछ शब्द नोटिस कर लिए, हमने परिमाणवाचक के कुछ शब्द नोटिस कर लिए, लेकिन रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या गुणवाचक विशेषणों के समान अनंत है। यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में वे सारे शब्द आते हैं जो काल, स्थान और परिमाण में नहीं आते, और इनकी कोई लिमिट नहीं है, इतने हैं कि मैं या फिर दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान भी है ना, वो सारे शब्द नहीं बता सकता। तो अनंत है। क्रिया विशेषणों के न्याय सम्मत वर्गीकरण के लिए, भाई क्रिया विशेषणों का एकदम अच्छा सा वर्गीकरण कर पाए, वर्गीकरण के लिए कठिनाई होने के कारण, यानी बहुत बड़े बड़े विद्वान भी कठिनाई होती है कि अर्थ के आधार पर जो 4 क्रिया विशेषण बांटे जाते हैं, इनको काल में कौन से रखना है, स्थान में कौन से रखना है, परिमाण में कौन से रखना है, रीति में कौन से रखना है, तो बड़ी टिपिकल होती है। इसलिए न्याय सम्मत वर्गीकरण करने के लिए हमने काल, स्थान, परिमाण में कुछ शब्द सेट कर दिए। इस वर्ग में उन सब क्रिया विशेषणों को समावेश किया जाता है जिनका अंतर्भाव पहले किए गए वर्गों में नहीं हुआ। मतलब जो काल और जो स्थान और जो परिमाण, इनमें कोशिश की जाती है इन तीनों में हम सारे के सारे शब्द जो हैं आते हैं वो रख दें। बाई चांस ऐसा लग रहा है कि यार ये शब्द इनमें तो नहीं आ रहा, लेकिन रीति में भी नहीं जाता हुआ लग रहा, समझ रहे बात, इनमें तो नहीं लग रहा क्योंकि काल तो इसमें सेट नहीं बैठ रहा, स्थान सेट नहीं बैठ रहा, परिमाण सेट नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर ये जाएगा किसमें, तो वो सब के सब रीतिवाचक में डाल दो, वो सब किस में डाल दो, रीतिवाचक में डाल दो। यानी जो इनमें नहीं आया वो सारे इसमें हैं, और इसकी संख्या अनंत है जो हमारे ज्ञान से बहुत परे है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एक जो आंकड़ा मैंने बताया ये आप देख सकते हो कि कालवाचक है, फिर कल, अब, आज, प्रतिदिन, प्राय, ये याद कर लो लगातार, अब, कई बार, बहुधा। और मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट हूं, मैं ये नहीं कहता मैं पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूं, ऐसा भी नहीं। आप चेक करो, बिल्कुल आप चेक करो किताबों से, आप पढ़ो, मेहनत करो, गलती निकले आप बोलो सर हमें इसमें डाउट है, पूछो कहां दिक्कत है। देखो वो कहता ना कि आप मरिया ही स्वर्ग मिलसी, आप मरेंगे ना खुद, आप मतलब आप नहीं, आप मतलब मैं, आप स्वयं मतलब खुद, हम खुद मरेंगे तभी हमें स्वर्ग नसीब होगा। समझ रहे हो बात, मतलब दिखेगा, बिना मरे स्वर्ग के बारे में नहीं जान सकते। एक सुनता है ना, वो सेम चीज है, अर्थात मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब स्वर्ग नरक जाने का नहीं है, मेहनत खुद को करनी पड़ती है, चेक करना पड़ेगा कहाँ दिक्कत है, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्थानवाचक के सारे शब्द हैं, ये रीतिवाचक के सारे शब्द हैं, परिमाण के, और ये रीतिवाचक हैं। अब इन शब्दों से वाक्य बनाओ। कुछ शब्दों जैसे मुझे डाउट हो गया, और डाउट होगा ही होगा, अगर थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा तो कोई वाक्य दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो मैं भी देखता हूँ कहाँ दिक्कत है। जो केवल विद्वान बन के बैठ गया वो ज्ञान नहीं, बल्कि जो लगातार पढ़ रहा है ना, चाहे वो आप भी क्यों ना हो, तो आप अच्छे नॉलेज वाले हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया और ये हो गया, तो इसके साथ ही ये क्लास जो है वो समाप्त होती है। मैंने जब तक पहले भी कह रखा है कि जब तक हमारा पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होता ना, तब तक ये कभी भी डिसाइड ना करें, पहले से डिसाइड ना करें कि जो है हमें समझ आया या नहीं आया। हाँ, ये सोच के देखें कि हाँ कुछ हद तक हमें जो है समझ आया, और कई नई चीज़ें मिली कि अच्छा इस तरीके से भी जो है हम सीख सकते हैं। समझ गए मेरी बात, इस तरीके से हम सीख सकते हैं, बस ये तरीका आपको समझना है। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, कल की जब क्लास होगी ना, तो ये जो आज की क्लास है ये और अच्छी रिवीजन हो जाए, रिवीजन मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छा अब हमारे साथ सेट बैठेगी दिमाग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है वो व्याकरण की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन, बहुत बहुत धन्यवाद।